द मास्टर प्रकाश क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग हमारे साथ जुड़कर सुपर टेट के प्रैक्टिस सेट को रोज़ाना सॉल्व कर रहे हैं और उसी प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला में आज अपना अगला प्रैक्टिस सेट लेकर उपस्थित हुए हैं। तो आप लोग को जानकारी हो गई होगी कि लगभग उत्तर प्रदेश सुपर टेट के लगभग 17,000 पोस्टों के लिए जो है अधिसूचना जारी हो चुकी है और इसमें हो सकता है कुछ बढ़ोतरी होकर आप लोग को वैकेंसी देखने को मिल सकती है। ठीक, और इसी के साथ आप लोग अपनी पढ़ाई को और मजबूत कर लीजिए और हमारे साथ रोज़ाना ऐसे ही प्रैक्टिस सेट जुड़कर करते रहिए। इससे आप लोग को बहुत लाभ जो है मिलने वाला है। तो चलिए देर न करते हुए पहला प्रश्न देखते हैं इस प्रैक्टिस सेट का। तो पहला प्रश्न है, उन्मीलन शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो उन्मीलन शब्द का विलोम बताना है। कमेंट करके आप लोग अपने उत्तर को कमेंट बॉक्स में लिखते रहेंगे, ठीक है। और बताइए इसका कौन सा सही होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा या ABCD के रूप में आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने उत्तर को लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो उन्मीलन का विलोम शब्द अनुमीलन होगा या निमीलन होगा या अवमीलन होगा या मिलन होगा। तो चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा बी, इसका बी ऑप्शन निमीलन सही हो जाएगा। इसका विलोम शब्द निमीलन होता है, ठीक। अगले प्रश्न पे चलेंगे, जिसे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, ये बताना है इसमें। तो इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा क्या होगा, निष्प्रिय या निष्प्रिय या निष्प्रिय या निष्प्रिय। कमेंट करके फटाफट उत्तर को आप लोग देते रहेंगे कमेंट बॉक्स में। तो सही उत्तर कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका। तो इसका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। निष्प्रिय है जो है इसका एक शब्द में कहा जाएगा जिसे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो। चलिए बी ऑप्शन सही होने के साथ अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें पूछा जा रहा विशेष और विशेषण युग्मों में एक गलत जो है उसे बताना है। तो पहला शब्द जो है आपका विशेष होना चाहिए, दूसरा विशेषण होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन को। सर्व विशेष का विशेषण सुलभ होगा या ताजी का रोटी होगा या कर्मनिष्ठा का भाव विहल होगा। कमेंट करके बताते रहेंगे आप लोग। चलिए देखते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ताजी का रोटी जो है ये नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन बी इसका जो है गलत है, ये सही है, बाकी सारे ऑप्शन सही होंगे, ठीक। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। संज्ञा का प्रकार एक नहीं है। तो सभी लोग जानते हैं संज्ञा के प्रकार को, तो इसमें कौन सा नहीं है ये बताना है। तो चलिए देखते हैं। व्यक्तिवाचक ये तो होता ही है, जातिवाचक ये भी होता है, देशवाचक ये कौन सा बिया संज्ञा आ गया यहाँ पे, गलत हो जाएगा। देशवाचक कोई संज्ञा नहीं होती है, ठीक है। और इसके बाद द्रववाचक होता है, देशवाचक नहीं होता, ठीक। अगला है भाववाचक, तो ये भी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी गलत है, ये देशवाचक जो है संज्ञा नहीं होती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और इस प्रश्न में पुल्लिंग शब्द का चयन करना है। तो इसका पुल्लिंग शब्द देखते हैं। सूची पत्र, किताब, गंगा या सांसद, कौन सा पुल्लिंग शब्द है? तो पांचवें में ऑप्शन फर्स्ट जो है ये सूची पत्र जो है ये पुल्लिंग शब्द है, बाकी सारे क्या हैं, स्त्रीलिंग हैं, ठीक। तो ऑप्शन ए के साथ अगले प्रश्न पे चलेंगे। एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण क्या होता है? तो उसको हम लोग विशेषण के तौर पर कुशल कहेंगे या चतुर कहेंगे या अध्ययनशील कहेंगे या मेधावी कहेंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है। आप लोग को मालूम होना चाहिए कि अगर कोई प्रतिभा संपन्न छात्र है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मेधावी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। इसी के साथ अगले प्रश्न को देखेंगे। तो इस प्रश्न में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हमको ढूंढना है। चलिए देखते हैं कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। हिरण्यकश्यपु, ठीक। अगला है हिरण्यकशिपु, नेक्स्ट है हिरण्यकश्यप और उसके बाद चौथा ऑप्शन डी हिरण्यकश्यप। कौन सा सही होगा? शुद्ध वर्तनी देखना है। आप लोग शुद्ध वर्तनी में ऐसे शब्दों को अक्सर जो है देख लिया करेंगे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है आपका बी सही हो जाएगा, ठीक है। हिरण्यकशिपु जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन जो है बी, ठीक। नेक्स्ट चलेंगे अगले प्रश्न को देखते हुए। इसमें पूछा जा रहा है कि दुस्साहस में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है।
तो शब्द के पहले जो शब्द जुड़ते हैं उसको उपसर्ग कहा जाता है और जो बाद में जुड़ते हैं उनको प्रत्यय कहा जाता है। तो दुस्साहस में सबसे पहले कौन सा जो है जुड़ा है ये देखना है। दुस जुड़ा है, दुर जुड़ा है, या दू जुड़ा है, या सा जुड़ा है। तो 8 ऑप्शन बी दुर जुड़ा है। दुर जुड़ के जो है दुर्धनसाहस बराबर दुस्साहस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल, माफ़ कीजिएगा, बी नहीं सही होगा, ये फर्स्ट जो है दुस जुड़ा है, ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न को देखते हैं। सजावट शब्द का प्रत्यय बताना है। अब इसमें अभी हमने ऊपर जिक्र किया, जो बाद में जुड़ता है शब्दों के पीछे उसको प्रत्यय कहा जाता है और पहले जो जुड़ता है उसको उपसर्ग कहा जाता है। तो बाद में क्या जुड़ा है? सजावट, सजा में क्या जुड़ा है? आवट जुड़ा है। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? आवट प्रत्यय लगा है सजावट में। ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। धातु में प्रत्यय जोड़ने से बने शब्द क्या कहलाते हैं? तो ऑप्शन डी में जो सही होगा बताइए। अगर किसी धातु में कोई प्रत्यय जोड़ दिया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? यह संस्कृत का प्रश्न है, इसको कृदंत कहा जाता है। ठीक, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे, जय पराजय में कौन सा समास है? बहुत अच्छा प्रश्न है, सभी लोग को मालूम होगा जय पराजय कौन सा समास है। कमेंट करके उत्तर को बताएंगे। तो इसमें एक दूसरे का ये अपोजिट है तो ये द्वंद्व समास के अंतर्गत आ जाएगा। ऑप्शन बी फर्स्ट जो है इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। क्रोध शब्द का पर्यायवाची बताना है। पर्यायवाची का तात्पर्य है इसी के समानार्थी। तो संताप होगा, अमर्ष्य होगा, वैमनस्य होगा, या वैमनस्य होगा, या भीति होगी। कमेंट करके आप लोग बताइए। तो क्रोध का जो पर्यायवाची होता है वो आमर्ष्य होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो निर्दय जो शब्द लिखा है इसका विलोम शब्द बताना है। 13 नंबर प्रश्न में सहाय होगा, सहृदय होगा, और सदय होगा, या सभय होगा। निर्भय का विलोम शब्द, तो निर्भय का विलोम शब्द जो होता है, सॉरी माफ़ कीजिए, निर्भय नहीं लिखा है, निर्दय लिखा है। तो निर्दय का विलोम शब्द जो होता है वो सदय होता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, तालव्य व्यंजनों को बताना है। तो तालव्य व्यंजन के अंतर्गत कौन से वर्ण आएंगे? ए होगा, बी होगा, सी होगा, या डी होगा। आप लोग को पता होगा कि ये जो आपके स्पर्शी व्यंजन होते हैं जिनको हम लोग वर्गीय व्यंजन के नाम से जाना जाता है या जानते हैं, तो उसमें जो चा वर्ग के 5 अक्षर होते हैं वो तालव्य व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। जैसे चा, छा, जा और झा, इया वाले जो शब्द हैं, वर्ण हैं, जो ये किसके अंतर्गत आएंगे? तालव्य व्यंजन के अंतर्गत। ठीक, तो 14 का ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। बी के साथ अगले प्रश्न पे चलेंगे। किस शब्द की शुद्ध वर्तनी जो है अशुद्ध है ये बताना है। अशुद्ध वर्तनी को बताना है। उद्घाटन है, उद्घाटन है, या उद्घाटन है, या उद्घाटन है। 15 नंबर में क्या सही होगा कमेंट करके बताएंगे। तो उद्घाटन ये जो है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, ये गलत है, अशुद्ध है। ये आप प्रश्न ही थोड़ा हमको डाउट लग रहा है। ठीक है, ये वाला सही होना चाहिए, यहाँ पे शुद्ध होना चाहिए। ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग, कमेंट करके बताइएगा इसका क्या होगा। तो ऑप्शन इसका सी तो सही होगा, ये सही लग रहा है उद्घाटन जो है, बाकी सारे गलत लग रहे हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगले प्रश्न में गद्यांश को दिया गया है, गद्यांश आप लोग पढ़ेंगे। ठीक, हमारे द्वारा इसको पढ़ लिया गया, आप लोग भी वीडियो को रोक करके पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको पढ़िए और 16वें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 16वें प्रश्न में पूछा जा रहा है, कौन सी मूलभूत आदत व्यक्ति की नहीं होती है? तो गद्यांश आप लोग पढ़े हैं, तो बताइए कि मूलभूत आदत व्यक्ति की जो नहीं होती वो कौन सी है? नहीं के बारे में बताना है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। लोग उसकी बात जो है माने, ये जो है उनकी आदत नहीं होती। ठीक है, गद्यांश के अनुसार ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट पे चलेंगे।
इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सी प्रवृत्ति मनुष्य को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित नहीं करती है, तो वो कौन सा है प्रवृत्ति है। तो इसके इशारों पर नाचे, ये प्रवृत्ति जो है मनुष्य को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित नहीं करती है। ठीक है, जैसे अगर कोई कुछ समझाता है या कहता है तो लोग समझते हैं कि इनके इशारे पर हम चलें। ठीक है, यही प्रवृत्ति जो होती है मनुष्य की, वो आगे नहीं बढ़ने देती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले प्रश्न को देखेंगे, व्यवहार कुशलता का प्रमुख लक्षण क्या है। तो व्यवहार कुशलता का प्रमुख लक्षण जो है वो आपका हो जाएगा दूसरों की भावना को समझें और उसकी कदर करें। यही जो है व्यवहार का सबसे कुशलता पूर्वक लक्षण होता है। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है, फूला नहीं समाने का मुहावरे का अर्थ बताना है। तो कमेंट करके आप लोग बताएंगे कि इसका फटाफट दीजिए सही उत्तर को कमेंट बॉक्स में। तो इसमें फूला नहीं समाने का तात्पर्य होता है बहुत खुश होना। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रशंसा शब्द से बना सही विशेषण कौन सा होगा। प्रशंसित होगा या प्रशंसनीय होगा या प्रशंसात्मक होगा या कोई नहीं होगा। तो इसमें जो सही हो जाएगा वो प्रशंसा विशेषण जो बनेगा वो प्रशंसनीय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलेंगे। इंग्लिश के पोर्शन को देखेंगे और इंग्लिश पे हम केवल ऑप्शन को टिक करेंगे। आप लोग इसको देखिएगा और पढ़िएगा। ठीक है, तो ऑप्शन 21 का जो है सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। 22 यानी 22 नंबर में जो ऑप्शन सही होगा वो आपका ऑप्शन, इसमें भी सी ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 23 में ऑप्शन डी सही हो जाएगा। डायरेक्ट मेथड इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। प्रश्न आप लोग पढ़िएगा और उत्तर को हम बताते हैं। और अगर इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल द मास्टर प्रकाश क्लासेस को जो है ज्वाइन करके वहाँ से इसके PDF को आप लोग लोड करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो 24 नंबर में ऑप्शन जो सही होगा वो बी सही हो जाएगा। 25 पे चलेंगे तो 25 में ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप लोग को जो है ये कॉम्प्रिहेंशन पैसेज दिया गया है, आप लोग इसको पढ़ेंगे। चलिए पढ़ लीजिए पूरा। ऊपर भी है क्या? हाँ, ऊपर भी थोड़ा दिया गया है, दिख रहा होगा, हमें उम्मीद है कि आप लोग को दिख रहा होगा और पढ़ भी लिए होंगे। रोक करके वीडियो को पढ़ लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। 26 नंबर में जो ऑप्शन सही होगा वो आपका क्या सही होगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, और कोई जो है ऑप्शन गलत बताया जाता है तो कमेंट करके आप लोग उसको बताएंगे कि ये इसका ऑप्शन ये गलत है। और ठीक है, तो चलिए 27 नंबर पे देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही हो जाएगा। 28 में सी सही हो जाएगा। उसके बाद 29-30 को भी फटाफट देख लेते हैं। तो 29 में ऑप्शन बी सही होगा, पैसिव होगा इसका। लड्डा विंडोज बी पेंटेड। ठीक, इसका ये पैसिव वॉइस में बना हुआ है। ठीक है, अगले को देखेंगे 30 नंबर में। तो 30 नंबर में जो सही होगा वो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट सही हो जाएगा, अंडर। ठीक है, नेक्स्ट पे इसी के साथ संस्कृत के प्रश्नों को देखेंगे। संस्कृत में गंगोदकम का संधि विच्छेद बताना है। तो गंगोद का संधि विच्छेद जो हो जाएगा वो आपका क्या कहते हैं, गंगा प्लस उदकम हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा इसका। ठीक, इसी के साथ अगले प्रश्न को देखेंगे। अगले प्रश्न में कह रहा है कि किस समास में उभय पद प्रधान होता है। उभय पद का तात्पर्य है जो दोनों जो है विशेष और जो विशेषण है उसका जो उभय पद होता है वो प्रधान होता है। वो कौन सा समास होता है? आप लोग को मालूम ही हो गया होगा वो कौन सा समास है। कमेंट करके इसके उत्तर को आप लोग बताएंगे। ठीक है, तो वो कौन सा समास है? वो द्वंद्व समास होता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पितरोपद में कौन सा समास है? तो पितरोपद में जो समास है कौन सा है वो बताइए। इसमें ऑप्शन नंबर डी द्वंद्व समास है। नेक्स्ट है, कालिदास कृत अभिज्ञान शकुंतलम नाटक के किस अंक को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है? तो द्वितीय है, चतुर्थ है, पंचम है या सप्तम है?
तो उसके उनके अभिज्ञान शकुंतलम नाटक जो है उसके चतुर्थ अंक को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आदि में जुड़ने वाले तथा अर्थ परिवर्तन करने वाले शब्दांश को क्या कहा जाता है? आदि का तात्पर्य है जो हिंदी में होता है उसको उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में कहा जाता है, लेकिन आदि का मतलब है कि जो है पहले जो क्रिया में जुड़ के पहले जो जुड़ते हैं उसको क्या कहा जाता है, इसमें ये बताना है। तो उसको हम लोग उपसर्ग के रूप में जानते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, शुद्ध वर्तनी वाला वाक्य बताना है। 36 में पढ़िए आप वाक्यों को और बताइए कौन सा शुद्ध है। सः पुस्तकम पठसि सः विद्यालयम गच्छतः तव विद्यालयम गच्छतः ते पुस्तकम पठत। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, तव विद्यालयम गच्छतः। नेक्स्ट पे चलेंगे, कृष्ण के दोनों ओर ग्वाले हैं की संस्कृत व्याख्या क्या होगी? तो इसकी संस्कृत व्याख्या जो हो जाएगी, कृष्णम उभयतः गोपाः सन्ति। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट इसी के साथ अगले प्रश्न को देखेंगे, साहित्य दर्पण के प्रेरणता कौन हैं? तो साहित्य दर्पण के प्रेरणता जो हैं वो आपके कविराज विश्वनाथ जी हैं। हमारे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अभिज्ञान शकुंतलम नाटक का मूल क्या है? अभी ये क्वेश्चन हम लोग ऊपर देखे हैं, तो इसका नाटक का मूल जो है वो क्या है ये बताना है। ये महाभारत है। ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे, एको रसः करुणेवा, यह कथन किसका है? कालिदास का है, माघ का है, भवभूति का है या भारवी का है? कमेंट करके बताएंगे आप लोग। बहुत अच्छा वाक्य है और इसको याद भी कर लीजिएगा आप लोग। एको रसा करुण एवा, एको रसा करुण एव, बताइए। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये वाक्य जो है भवभूति का है, इनके द्वारा ये वाक्य को कहा गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं विज्ञान के प्रश्नों पे, और विज्ञान का पहला प्रश्न जो है हमारा, प्रोड्यूसर गैस जो होता है वो किस किस गैस का मिश्रण होता है ये बताना है। तो प्रोड्यूसर गैस जो होता है वो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन जो ज्वलनशील गैस हैं, ठीक है, तथा नाइट्रोजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड यानी अज्वलनशील गैस जो हैं, इनके मिश्रण से प्रोड्यूसर गैस का निर्माण होता है। तो इसमें जो सही हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर जो सही होगा डी सही हो जाएगा। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन का मिश्रण जो है प्रोड्यूसर गैस कहलाता है। ऑप्शन जो है ये क्या कहते हैं, डी सही होगा। इसी के साथ अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि मिस कुमार विद्यालय की प्रधानाचार्य अलग अलग विषयों के शिक्षण के स्थान पर विज्ञान शिक्षण में एकीकृत उपागम का प्रयोग करना चाहती हैं, तो इसका क्या कारण है? कारण बताना है। चलिए, ऑप्शन आप लोग को दिखने लगा होगा, ABCD दिया गया है, बताइए कौन सा इसका सही होगा। तो इसमें जो मिस कुमार लिखा गया है तो आप लोग जानते ही होंगे, मिस मतलब श्रीमती कुमार विद्यालय की प्रधानाचार्य अलग अलग विषय, तो इसका सही कौन सा होगा ये बताइए। 42 नंबर में ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक, सभी विषय आपस में जुड़े हुए हैं और शिक्षक उसकी पाठ्य चर्चाओं के माध्यम के मध्य जो है संबंध को जोड़कर जो है पढ़ाने के बारे में कहेंगे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, यूरिक अम्ल निम्नलिखित में से किसका उत्सर्जी पदार्थ है? मेढक मनुष्य का, या पक्षी सर्प का, या अमीबा तारा मछली का? इनमें से किसी का नहीं। चलिए बड़ा कर देते हैं, आप लोग को दिखने लगा होगा। तो बताइए कौन सा यूरिक अम्ल उत्सर्जी पदार्थ वाले जीव हैं? तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पक्षी और सर्प जो होते हैं ये यूरिक अम्ल का उत्सर्जन जो है करते हैं। ठीक है, और ये जो है, और कीट में भी ये यूरिक अम्ल का उत्सर्जन किया जाता है, कीटों में भी। ठीक, और इसी के साथ अगले प्रश्न पे चलते हैं। और अगर बात करते हैं अमीबा तथा तारा मछली की, तो अमीबा और तारा मछली जो होते हैं अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट पे चलेंगे। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि विज्ञान शिक्षण में सतत एवं समग्र मूल्यांकन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो गलत कथन को ढूंढना है। चलिए बताइए, ए सही होगा, बी सी डी सही होगा, कौन सा सही हो जाएगा इसका। तो इसमें ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यह वर्ष में एक बार ही होता है, ये गलत है। ठीक है, सतत मूल्यांकन वर्ष में एक बार ना होकर के पहले तो वार्षिक होता था, लेकिन अब जो है इसको बढ़ाकर त्रैमासिक कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, वर्ष में एक बार ही होता है, ये गलत है। ठीक, नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट में पूछा जा रहा है कौन सा एक विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण नहीं है। तो विद्युत तरंग का उदाहरण जो नहीं है, पराबैंगनी किरण नहीं है, रेडियो किरण नहीं है, या एक्स किरण नहीं है, या वायु में ध्वनि तरंगे जो होती हैं वो नहीं है। तो 45 नंबर में ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, जो कि वायु में ध्वनि तरंगे जो होती हैं ये आपका विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। ठीक है, अगर ये विद्युत चुंबकीय तरंगे होती तो इंसान को जो है झटके लगने के महसूस होते, क्यों, सही है ना। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये नहीं है, बाकी सारे जो हैं होते हैं। ठीक, नेक्स्ट इसी के साथ अगले प्रश्न पे चलते हैं। थर्मोसेटिंग तथा थर्मोप्लास्टिक बहुलक का उदाहरण क्रमशः क्या है, ये बताना है। 46 में कमेंट करके बताएंगे। पॉलीस्टाइरीन होगा या पहला वाला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा होगा, कमेंट करके बताइए। तो 46 में ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बैकेलाइट और पॉलीस्टाइरीन जो है ये सही हो जाएगा। यही जो है हमारा क्या कहते हैं थर्मोसेटिंग तथा थर्मोप्लास्टिक बहुलक का उदाहरण होता है। ठीक है, ऑप्शन बी सही होगा। इसी के साथ अगले प्रश्न को देखिए कि कौन सा एक पौधा है जो पौधघर गैस यानी हरित गृह गैस नहीं है, ग्रीन हाउस गैस नहीं है। सीधा आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है, बताइए कौन सा एक है जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ये बताइए। चलिए 43 में ऑप्शन नंबर जो है सल्फर ऑक्साइड जो है ये जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। SO2 ऑप्शन जो है आपका फर्स्ट ही सही हो जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस नहीं है, और ग्रीन हाउस गैस जो प्रभाव होता है उसके लिए जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे जो है मुख्यतः गैसें क्या होती हैं, जिम्मेदार होती हैं। ठीक है, और इस ग्रीन हाउस गैस के कारण ही जो है हमारा ग्लोबल जो प्रभावित होता है वातावरण या जो प्रभावित होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगले प्रश्न में कह रहा है दुर्बलतम लुईस क्षारक कौन है। तो 48 में ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। इसमें हाइड्रोजन पे जो ऋणायन है ये जो है हमारा दुर्बलतम लुईस क्षारक हो जाएगा, क्योंकि ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, मुक्त कर देता है। ठीक है, प्रदान करता, इलेक्ट्रॉन को प्रदान करता है, मुक्त नहीं करता है, प्रदान करता है, ले लेता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। अगले में पूछा जा रहा है कि कौन सा तत्व दांता अशुद्ध है, कौन सा तत्व दांता अशुद्ध है ये बताना है। एल्युमिनियम, बी, ए ऑप्शन होगा, बी सी डी क्या होगा बताइए कमेंट करके। तो दांता अशुद्ध जब समूह बी की बात भी जो होता है ये इस टाइप का वाले तत्व को जो है यानी पाँचवें ग्रुप वाले तत्व को जो है छठवें समूह में मिश्रित करते हैं तो जो संख्याएं होती है उनका वो अर्धचालक का निर्माण हो जाता है वहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे तत्वों को क्या कहा जाता है, दांता अशुद्धि कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर पी सही हो जाएगा कि ठीक है, क्योंकि ये सारे जो है ये पाँचवें ग्रुप का मेंबर है। ठीक है, आवर्त सारणी में आप लोग पढ़े होंगे, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी जो है पी फास्फोरस सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। कौन सी मिश्र धातु संभव नहीं है, कमेंट करके बताना है, ए बी सी डी। तो बताइएगा कौन सा सही होगा। तो 50 नंबर में ऑप्शन नंबर जो है ये सही हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, ए जो है कॉपर और जिंक का मिश्र धातु संभव नहीं होता है। ठीक, चलिए इसी के साथ नहीं, 1 मिनट, इसमें ये नहीं होगा,
50 नंबर में ऑप्शन बी ये लेड जो है और जिंक जो है पीबी और जिंक इसका जो है मिश्रण संभव नहीं होगा, बाकी सारे का क्या होगा संभव हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही होगा, कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए नेक्स्ट पे चलेंगे। इसी के साथ गणित, तो गणित को हमने बताया कि आप लोग को जो है ये गणित का प्रश्न हल करने के लिए या देखने के लिए आप लोग जो है शाम की क्लास को 8 से 10 मिनट तक सर के द्वारा जो है इसके ही प्रैक्टिस सेट के माध्यम से जो है जो प्रश्न छूट रहा है 20 प्रश्नों को वो सॉल्व कराया जा रहा है। वहाँ से जा कर के आप लोग जो है इसको पूरी व्याख्या के साथ 7 ट्रिक में वहाँ से हल कर लिया करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं पर्यावरण के प्रश्नों पे। पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन के प्रश्नों को देखते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है कि मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया है? कमेंट करके आप लोग बताएंगे। मानव के रुधिर वर्ग जो है इसका खोज किसने किया? लैंडस्टीनर ने किया है, जेनिंगसन ने किया है, या पैटिन या मार्श ने किया है, या कार्ल मार्क्स ने किया है? कमेंट करके बताएंगे उत्तर को। तो इसका खोज जो है रुधिर वर्ग की खोज लैंडस्टीनर के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है प्लेग क्या है ये बताना है। प्लेग सभी लोग जानते हैं एक बीमारी तो है ही, लेकिन किस प्रकार की बीमारी है? वो विषाणु से होता है या कवक से होता है, जीवाणु से होता है कि खनिज से होता है? कमेंट करके बताएंगे आप लोग उत्तर को। सही उत्तर क्या है? तो ये जो प्लेग नामक बीमारी है ये हमारी जीवाणु जनित बीमारी है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं उनको क्या कहा जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो इसके अगर आप लोग हमारे प्रैक्टिस सेट को रोज़ाना हल कर रहे होंगे तो इसके पहले प्रैक्टिस सेट जो हमने कराया है उसमें भी जो है आप लोग को देखने को मिला होगा इस प्रश्न को। तो उसमें जो हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं उनको प्रथम चरण उपभोक्ता कहा जाता है, लेकिन इन हरे पेड़ पौधों को क्या कहा जाता है? तो इनको प्राथमिक उत्पादक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्राथमिक उत्पादक। ठीक है, और जो इस प्राथमिक उत्पादक का जो है भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं उन्हीं को प्रथम उपभोक्ता कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न में पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण क्या है? तो पर्यावरण समस्या जो होती है उसमें समस्या समाधान का विधि होती है वो लक्ष्य केंद्रित विधि भी होनी चाहिए, सृजनात्मक विधि भी होनी चाहिए और चयनात्मक विधि होने के साथ साथ उपयुक्त सभी विधियां ये होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है प्रेक्षण विधि की सीमाएं क्या हैं? 75 में जो प्रेक्षण विधि की सीमाएं होती हैं वो क्या होंगी? कमेंट करके आप लोग उत्तर बताइए फटाफट। तो इसमें भी जो है ये आपका ये विधि मितव्ययी नहीं है। बहुत सही प्रश्न है, ये सही हो जाएगा। इसी के साथ इस विधि में प्रेक्षण सूक्ष्मता से न करने पर प्राप्त परिणाम अधिक वैध एवं विश्वसनीय नहीं होते हैं। तो ये भी सही हो जाएगा, सही है, विश्वसनीय नहीं होते हैं। और उसके बाद इस विधि से व्यक्ति के आंतरिक व्यवहारों का अध्ययन संभव नहीं है। ये भी सही है, परीक्षण से कोई आंतरिक जो है व्यवहार नहीं जान सकता। तो इसमें उपयुक्त सारे जो है सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसी के साथ इकोसिस्टम का सही परिभाषा क्या है? सभी लोग बताइए इकोसिस्टम का सही परिभाषा क्या होगा? कमेंट बॉक्स में अपने उत्तर को लिखिए। तो इकोसिस्टम का जो सही परिभाषा होता है वो जीवन देखा जाए तो धरातल पर जितने भी जीव समुदाय हैं उनको जो है वातावरण में संतुलन बनाए रखना चाहिए। जैसे कि अगर जिस प्रकार से पेड़ पौधे जीव जंतु हैं और मनुष्य हैं इनको ख़त्म कर रहे हैं तो ये जो है इकोसिस्टम की परिभाषा के रूप में नहीं जाना जाएगा। तो अगर एक दूसरे का सहयोग करेंगे, जैसे कि ऑप्शन डी में दिया गया है जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलन तंत्र जब बना रहेगा तो यही जो है क्या होगा? इकोसिस्टम का सही रूप से परिभाषित यानी परिभाषा होगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे इसी के साथ अगले प्रश्न को देखेंगे। अगले प्रश्न में क्या कह रहा है? तो इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि मानव विकास के क्रम में 2 पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो मानव विकास के क्रम का जो 2 पैरों पर चलने का लाभ होता है वो क्या है? तो सभी लोग जानते हैं कि उसका लाभ है कि जो हाथ जो है आपके ये तो खाली हो जाएंगे,
ठीक है। जैसे बंदर चारों पैरों से चलता है तो क्या उसके दो हाथ खाली रहते हैं? नहीं खाली रहते ना। तो इसी प्रकार से सबसे पहले तो आपका दोनों हाथ जो है वो स्वतंत्र रूप से मानसिक की आज्ञा अनुसार कार्य कर सकते हैं। तो यही इसका ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। युग्म में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो जो युग्म नीचे दिए गए हैं इसमें एक मिलान सही नहीं है, ये बताना है। ऐश्वरी जो होती है वो नदी का होता है। लटकता घाटी हिमानी को कहा जाता है। या नूनाटक जो होता है भूमिगत जल को कहा जाता है। या डंग पवन को कहा जाता है। तो कमेंट करके बताइएगा कौन सा सही नहीं है, ये बताना है। तो इसका ऑप्शन ये नूनाटक जो है ये भूमिगत जल नहीं होती है। ठीक है, ये ऑप्शन गलत है, बाकी सारे जो हैं सही हैं। ठीक, नेक्स्ट पे चलेंगे। अगले प्रश्न में लोक अदालत द्वारा पहली बार मुकदमों की सुनवाई कब की गई थी? बहुत अच्छा प्रश्न है। 79 में ऑप्शन जो है बताइएगा कौन सा सही है। जो लोक अदालत लगता है वो 6 अक्टूबर 1985 को ये पहली बार लगाया गया था। ठीक है, और पहली बार इसकी सुनवाई हुई थी। अब तो ये जो है हमेशा जो है लगता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित देशों में से किसमें म्यान ज्वालामुखी पर्वत स्थित है? तो कौन सा देश है जहाँ पे म्यान ज्वालामुखी पर्वत स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका है, फिलीपींस है, या चिली है, या जापान है? कमेंट करके बताइए कमेंट बॉक्स में कौन सा उत्तर सही होगा। तो इसमें ये ऑप्शन बी फिलीपींस सही हो जाएगा। ये म्यान ज्वालामुखी पर्वत श्रेणी जो है ये फिलीपींस में स्थित है। ठीक, बी ऑप्शन सही होगा। इसी के साथ चलते हैं अगले पोर्शन को देखते हैं जो है हमारा शिक्षण कौशल का। तो इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए सबसे अच्छा शिक्षण का तरीका कौन सा होगा? अगर कोई विद्यार्थी जो कक्षा 3 के हैं उनके शिक्षण के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा होगा? प्रयोगशाला विधि होगी, समूह वार्तालाप होगा, या व्याख्यान विधि होगा, या सृजनात्मक क्रियाकलाप के द्वारा किया जाए तो ये सबसे उत्तम तरीका होगा। कमेंट करके आप लोग बताएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें ऑप्शन जो डी दिया गया है सृजनात्मक क्रियाकलाप के द्वारा अगर कक्षा 3 के विद्यार्थियों को शिक्षण दिया जाएगा तो ये सबसे अच्छा उत्तम या सबसे अच्छा तरीका माना जाएगा। ठीक, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और कहीं भी अगर बालक के सृजन की बात किया जाए और तो जान लीजिए ऑप्शन में वही ही सही हो जाएगा। ठीक है, और अगर ये सृजनात्मक क्रियाकलाप नहीं दिया होता तो सामूहिक वार्तालाप भी जो है आपका ऑप्शन में सही होता। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कौन सा प्रश्नावली विधि का दोष नहीं है? चलिए ऑप्शन दिख रहा होगा आप लोग को, बताइए प्रश्नावली विधि का दोष कौन सा नहीं है? तो इसमें बी जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें जो है इस विधि में अनेक व्यक्तियों के विचार जाने जा सकते हैं। ठीक है, इसलिए ये इसका दोष नहीं है। ऑप्शन जो है ये बी सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट पे चलेंगे। उपचारात्मक विधि का प्रयोग जिनके लिए किया जाता है वे क्या है? चलिए पढ़िए। तो निदानात्मक, उपचारात्मक आप लोग को मालूम है। ठीक है, उपचारात्मक जैसे कोई समस्या, किसी बालक को कोई समस्या आती है तो जब कोई बड़ा व्यक्ति या अन्य पुरुष उसको देखता है, उसकी समस्या को समझता है और उसको बताता है, उसको देखता है, जानकारी करता है तो उसका निदान करता है। ठीक है, लेकिन जब उसकी समस्या को समाधान करने में उसकी सहायता कर देता है तो वह उसके साथ उपचार का कार्य कर देता है। ठीक है, तो यही यहाँ पूछा जा रहा है कि उपचार विधि का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? सामान्य बच्चों के लिए किया जाता है, या समस्यात्मक बच्चों के लिए किया जाता है, या सामान्य या समस्यात्मक दोनों के लिए, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए? तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका। ये समस्यात्मक बच्चे जो होते हैं इन्हीं के उपचार के लिए ये विधि अपनाई जाती है, उपचारात्मक विधि। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। एक प्रभावशाली विद्यार्थी कौन है? बहिमुखी है, या बहुत परिश्रमी होता है, या अभिसारी चिंतक होता है, अपसारी चिंतक होता है? तो प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं वो हमारे अपसारी चिंतक होते हैं। अपसारी चिंतक का तात्पर्य है अगर एक बिंदु है, एक टॉपिक है तो एक टॉपिक से वो अनेक प्रकार से चारों तरफ जो है अपने उत्तर को ढूंढ सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब अभिसारी का चिंतन होता है कि अगर बहुत सारी
चीज़ों को एक तरह जगह जो है केंद्रित कर देते हैं ला करके, ठीक है। तो ये अपसारी होता है और ये अभिसारी होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी इसका अपसारी चिंतक सही हो जाएगा। नेक्स्ट इसी के साथ अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न में कह रहा है कि कौन सा संकेत बच्चों में दृष्टिबाधिता की समस्या सूचित नहीं करता है। तो ये संकेत कौन सा है, तो ये आपका दिशा निर्देश के अनुसरण की समस्या जो है ये सही हो जाएगा। यही जो है दृष्टिबाधिता की समस्या को सूचित नहीं करता है। नेक्स्ट देखेंगे, कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए या उसके लिए क्या उचित होगा। श्यामपट्ट का प्रयोग करना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए, कहानी कहना चाहिए या प्रश्न को पूछना चाहिए। कौन सा सही हो जाएगा। तो अगर विद्यार्थियों में रुचि बनाए रखना है तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, प्रश्न पूछना चाहिए, जिससे कि कक्षा में रुचि बनी रहे। ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें क्या कहा जाता है या किस प्रकार की सलाह दी जाती है, ये बताना है इसमें। तो 87 में ऑप्शन सी सही हो जाएगा। लगातार प्रश्न पूछने के लिए उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। जो बच्चे बालक अगर क्लास में प्रश्न पूछते हैं तो उनसे जो है प्रोत्साहित करना चाहिए कि जो ही वो लगातार प्रश्न पूछें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में कितने रीजनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ एजुकेशन हैं। तो 88 में डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अभी तक भारत में 5 रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न को देखेंगे। अगले प्रश्न में वयस्क शिक्षा का अन्य नाम क्या है, ये बताना है। तो वयस्क शिक्षा का अन्य नाम जो है वो आपका जन शिक्षा ही है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट पे चलेंगे, शिक्षा किस मंत्रालय के अधीन आती है। शिक्षा मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं आधिकारिक मंत्रालय या इनमें से कोई नहीं। कमेंट करके उत्तर को आप लोग देते रहेंगे। तो इसका 90 में ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जो कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो है शिक्षा मंत्रालय के अधीन आती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पर चलेंगे और इसका नाम बदलकर, ये पहले शिक्षा मंत्रालय था और अब इसका नाम भी बदलकर जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय कर दिया गया, ठीक है। आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे और बाल मनोविज्ञान के प्रश्नों को देखेंगे। इसके 10 प्रश्न हैं। समायोजन शिक्षा का मुख्य कार्य क्या है, ये बताना है। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो समायोजन शिक्षा का कार्य जो होता है वो आपका ऑप्शन ए, विद्यालय न आने वाले बच्चों को विद्यालय में लाना, ये भी सही है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्यधारा में लाना, ये भी सही है। विशेष व समस्या बच्चों को साथ साथ पढ़ने की सुविधा देना, बिल्कुल राइट है। तो ऑप्शन डी जो प्रयुक्त सारे सही हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे चलेंगे और इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि सृजनात्मक बालक में निम्न में से कौन सा गुण नहीं पाया जाता है। तो सृजनात्मक बालक जो होते हैं उनके गुण भी नहीं पाया जाता है। वो आपका सीमित रुचियाँ जो हैं, उनके अंतर जो रुचियाँ पाई जाती हैं वो सीमित नहीं होती हैं। उनके अंदर जो रुचि होती है वो जानने की, समझने की ललक जो है हमेशा बढ़ती रहती है। कुछ ना कुछ अलग करने की प्रवृत्ति आती रहती है, ठीक है, सीमित ना होकर के। चलिए इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट में पूछा जा रहा है, यदि कोई छात्र या बालक असामाजिक व्यवहार का प्रदर्शन कर रहा हो तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। अगर कोई बालक अगर सामाजिक व्यवहार कर रहा है तो शिक्षक को चाहिए कि उसके व्यवहार का कारण जाने और उसके समाधान को ढूंढकर उसको समझाए, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है। तो शिक्षा मनोविज्ञान का जो संबंध है वो ऑप्शन डी से है, संचार माध्यमों का अध्ययन करना। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो विकास का सिद्धांत जो नहीं है वो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। विकास जो है मशीनरी प्रक्रिया है। ये विकास मशीनरी प्रक्रिया कब से हो गई भाई, इसका मतलब ये गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलेंगे। मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल व कठिन है। तो इसके अनुसार जो है किशोरावस्था सबसे कठिन और जटिल हो जाती है, सभी लोग को मालूम होगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट इसी के साथ अगले प्रश्न को, मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने व्यक्ति को किस आधार पर बांटा है।
तो इन्होंने जो व्यक्ति को बांटा है वो आपका चिंता व कल्पना शक्ति के आधार पर जो है मनुष्य व्यक्ति को बांटा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही हो जाएगा। करते हैं अगले प्रश्न में दिया गया है कि मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल होती है। तो बाल विकास की सबसे जटिल अवस्था जो होती है वो आपका किशोरावस्था होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलेंगे। मानव विकास की वह अवस्था जिसे सुनहरी अवस्था कहा जाता है। तो सुनहरी अवस्था ये सब आप लोग पढ़ चुके हैं, बहुत इजी प्रश्न है। किशोरावस्था को सुनहरी अवस्था कहा जाता है। ठीक है, और सबसे घूमने फिरने की या टहलने की अवस्था जो बाल्यावस्था होती है उसको कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट है अगला प्रश्न 100। सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है सीखने के किस सिद्धांत से संबंध रखता है। तो वो आपका जो संबंध रखता है वो व्यवहारवादी सिद्धांत पर संबंध रखता है। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही हो जाएगा। सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को देखेंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं इसके भी 10 प्रश्नों को फटाफट करते हैं। आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत 2018 को कहाँ से किया गया है ये बताना है। तो 101 में ऑप्शन जो सही होगा वो आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। रांची बिहार से इसकी शुरुआत किया गया था। ठीक है, 2018 में इसकी शुरुआत हुई है जो कि रांची के झारखंड के रांची से किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपदा जोखिम सूचकांक 2018 में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान रहा है। 2018 में ये सब पुराने करंट अफेयर के प्रश्न हैं। तो इसमें जो है 22 में जो सही 102 में जो सही होगा वो आपका सी ऑप्शन तीसरा स्थान है उत्तर प्रदेश का। ठीक है, जोखिम सूचकांक 2018 के अनुसार। नेक्स्ट पे चलेंगे। वायुमंडल में ओजोन गैस कहाँ पाई जाती है। बहुत अच्छा प्रश्न है। ओजोन गैस जो हमारी पाई जाती है वायुमंडल में वो किस मंडल में पाई जाती है ये बताना है। तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वो समताप मंडल के जो है निचले भागों में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी। और ओजोन दिवस जो मनाया जाता है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है, ओजोन संरक्षण दिवस। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना के बारे में जो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना किया गया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट इसी के साथ अगले प्रश्न पे चलेंगे। तो अगले प्रश्न में किस अधिनियम द्वारा भारत में कंपनी का शासन समाप्त किया गया था। तो कौन सा अधिनियम है जो कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया था। उसमें वो अधिनियम था 1858 का। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। निम्न में से अपश्रव्य तरंगों के बाद जो है अपश्रव्य तरंगों के अंतर्गत आती हैं ये बताना है। तो 20,000 से नीचे 20 हर्ट्ज के नीचे जो आती हैं वो अपश्रव्य तरंगे होती हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। हीमोफीलिया एक अनुवंशिकी रोग है जिसका क्या कारण है। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो आप लोग सभी लोग जानते हैं हीमोफीलिया एक अनुवंशिकी रोग है। ठीक है, अगर नहीं जानते होंगे तो जान लीजिए। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो रक्त का नहीं जमना। इसमें जो रोग इस बीमारी के रोगी जो होते हैं उनका जो कहीं पे कट जाता है या छिल जाता है तो ब्लड जो होता है वो बहना रुकता नहीं है, यानी रक्त का नहीं जमना जो होता है ये होता है, बहता ही रहता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। भारत की कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे प्राचीन है। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो सभी लोग जानते हैं ये अरावली पर्वत जो है सबसे पुरानी और प्राचीन श्रृंखलाओं के अंतर्गत आती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट 109। उत्तर प्रदेश में कौन प्रथम लोकायुक्त कौन थे ये बताना है। लोक आयुक्त बताइए, फटाफट उत्तर को देते रहेंगे आप लोग। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन विशंभर दयाल जो थे ये जो थे उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त थे। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। पृथ्वी का सबसे निचला यानी सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है। यम है, मंगल है, शुक्र है या बुध है। तो पृथ्वी के पास सबसे नज़दीक जो है उसी के बारे में बताना है। सभी लोग जानते हैं कि पृथ्वी की बहन शुक्र, सांझ का तारा भोर का तारा शुक्र, तो शुक्र सबसे नज़दीक है पृथ्वी के। तो ये ऑप्शन शुक्र सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 2011
कि जनगणना के अनुसार भारत का निम्नतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। तो इसमें सबसे जनसंख्या घनत्व जो सबसे कम है वो अरुणाचल प्रदेश का है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट पे चलेंगे। सिमलीपाल वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो सिमलीपाल गुजरात में है, उड़ीसा में है, या मध्य प्रदेश, या असम में। कमेंट करके बताइए फटाफट। आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, कमेंट करके अपने उत्तर को देते रहेंगे। ठीक है, तो इसमें बी ऑप्शन उड़ीसा में सिमलीपाल वन्य जीव अभ्यारण्य जो है सिमलीपाल उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने किया है। तो भारत सेवक समाज की स्थापना जो किया गया है वो बालकृष्ण गोखले के द्वारा किया गया है। और गोपाल कृष्ण गोखले, बालकृष्ण गोखले नहीं, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। बैंकिंग क्षेत्र में एटीएम शब्द का अर्थ क्या है। इसका मतलब है कि एटीएम का पूरा नाम क्या है। तो एटीएम का पूरा नाम जो होता है वो ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट पे चलेंगे। खगोलीय एकक क्या है। तो खगोलीय एकक सूर्य की सतह से पृथ्वी के केंद्र तक की मध्य दूरी जो होती है ये खगोलीय एकक होती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है। तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना वित्त मंत्री करता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है, या नीति आयोग करता है। नेक्स्ट डी जो है वो भारतीय सांख्यिकी संस्थान करता है। कमेंट करके बताइए कौन सा सही हो जाएगा आपका। तो एक इसमें जो सही होगा वो आपका केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा जो है राष्ट्रीय आय का आकलन या गणना किया जाता है, भी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न को देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। बहुत अच्छा प्रश्न है। ये नीदरलैंड के द हेग में स्थित है आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तीसरा पानीपत युद्ध कब लड़ा गया था ये बताना है। तो ये जो लड़ा गया था 1761 में लड़ा गया था ईस्वी में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, विश्व में कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग भारत के पास है। बहुत अच्छा प्रश्न, सभी लोग जानते हैं कि कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत भारत के पास जो है वो आपका 2.42% स्थित है। ऑप्शन जो है क्या कहते हैं सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट पर इसी के साथ चलेंगे। विजयवाड़ा किस नदी के किनारे पर स्थित है। तो बताइए कमेंट करके। विजयवाड़ा जो शहर है वो तुंगभद्रा के किनारे है, कृष्णा के, गोदावरी के, या कावेरी के, किसके किनारे पर स्थित है ये बताना है। तो ये तुंगभद्रा नदी के किनारे पर स्थित है। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही होगा। भारत के किस राज्य में तटरेखा सबसे लंबी है। तो बताइए भारत का कौन सा राज्य है जिसकी तटरेखा सबसे लंबी है। बताने की ज़रूरत नहीं, सभी लोग जानते होंगे। तो इसका गुजरात जो है, गुजरात राज्य की तटरेखा समुद्री रेखा तटरेखा जो है सबसे अधिक है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। सवाना घास के मैदान कहाँ स्थित है। अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। बहुत अच्छा प्रश्न है। अफ्रीका में सवाना घास का मैदान स्थित है। ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, लाइव डिवाइन के लेखक कौन है। तो लाइव डिवाइन के लेखक जो हैं वो आपके अरविंद घोष जी हैं। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट है, कांग्रेस के किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो 3 सम्मेलन हुआ था। ठीक है, 1930 में हुआ था, 31 में हुआ था, 32 में हुआ था, जिसमें कांग्रेस के जो भाग लिए थे वो महात्मा गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है, वही एकमात्र सम्मेलन था जिसमें जो है गांधी जी ने भाग लिया था। ठीक है, और इस तीनों महासम्मेलनों में जो सम्मेलन हुए थे इंग्लैंड में, इसमें B.R. अम्बेडकर जो है तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिए हैं। यहाँ पर पूछा जाता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया था। तो वो कौन थे। B.R. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जी थे। ठीक है, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। द्वितीय, नेक्स्ट पे चलेंगे। भारतीय भाषाओं के संरक्षण एवं विकास हेतु हिंदुस्तानी अकादमी कहाँ पर स्थित है। तो ये अकादमी जो स्थित है वो इलाहाबाद में स्थित है। ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। किस राज्य सरकार ने स्वच्छ क्रांति के तहत स्मार्टफोन वितरण योजना मोबाइल तिहार लॉन्च किया है। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो कौन सा राज्य सरकार के तहत जो है स्मार्टफोन वितरण योजना शुरू किया गया है ये बताना है।
तो 126 में सी ऑप्शन छत्तीसगढ़ सही हो जाएगा आपका। ये भी ध्यान रखना है स्वच्छ क्रांति का है, ठीक है। और वर्तमान में जो स्कीम चलाया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा वो अभ्युदय योजना के तहत चलाया गया, जिसमें जो है शिक्षा को बढ़ावा देना है, ठीक। इसमें भी लैपटॉप, मोबाइल और टैबलेट को जो है वितरित किया जा रहा है वर्तमान में, ठीक है। लेकिन इस ऑप्शन में जो है इस प्रश्न का उत्तर जो है छत्तीसगढ़ सही हो जाएगा। कंफ्यूज नहीं होना है आप लोग को, ध्यान देना है कि इसमें क्या कह रहा है यहाँ पे स्वच्छ क्रांति की बात किया जा रहा है। और अपने यहाँ क्या होती है, क्या क्या व्यवस्था है, किसके तहत बांटा जा रहा है, वो बांटा जा रहा है कि जो है आपका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। सांप्रदायिक सद्भावना और शांति को बढ़ावा देने के लिए 2018 राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार के लिए प्रशंसित व्यक्ति को किसे चयन किया गया है। तो इसमें जो चयन किया गया है गोपाल कृष्ण गांधी को जो है चयनित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले ही है, गांधी लिख दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलेंगे। चेरकमल अब्दुल्ला जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस प्रदेश के प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ थे। तो वो सभी लोग जानते हैं केरल के थे। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्या हो रहा है, चलिए तो सी सही हो जाएगा, ठीक। इसी के साथ अगली कभी कभी हैंग करने लगता है तो दिक्कतें आ जाती हैं, ठीक है। तो चलिए 29 को देखते हैं। 29 का ऑप्शन जो सही हो जाएगा ये आपका फर्स्ट सही हो जाएगा, ये चाइना होगा इसका, ठीक है। प्रश्न को पढ़िएगा, देख लीजिएगा। 30 नंबर में भी जो आपका सही होगा वो 30 में भी आपका जो सही होगा बी सही हो जाएगा, IIT मद्रास, ठीक। नेक्स्ट पे चलेंगे। रीजनिंग के प्रश्नों को फटाफट देखेंगे। तो 31 नंबर में जो सही हो जाएगा 131 का वो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न और आंसर आप लोग को दिख रहा होगा, उम्मीद है हमें। तो 32 नंबर में जो सही होगा सी सही हो जाएगा, ठीक है। बुधवार होना चाहिए या होगा। 33 में बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, आप लोग इसको हल करिएगा भाई, यहाँ पे जो है हम लोग को ऑप्शन बताते हैं, आप लोग हल करिएगा, ठीक है। 134 में बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। ये है इंटर। नेक्स्ट है 35 दिख रहा होगा आप लोग को, 35 में डी सही है, डी को मारिएगा। हल करने के बाद देखिएगा, मिलान कर लीजिएगा हमारे आंसर से सही है कि नहीं, ठीक है। और उसके बाद कंप्यूटर के भी प्रश्न आ गए हैं, इनको भी देख लेते हैं। प्रिंटर के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है, बहुत अच्छा प्रश्न है। अगर कोई चीज़ को प्रिंट करना है तो उसके लिए कौन सा मेनू होना चाहिए। तो जो मेनू होता है वो आपका ये फाइल मेन्यू होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, समग्र दस्तावेज को सेलेक्ट करने के लिए कौन सी कमांड का प्रयोग किया जाता है। तो इसको सेलेक्ट करने के लिए जो कमांड का प्रयोग किया जाता है कंट्रोल ए से सारे को सेलेक्ट कर लिया जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्प्रेडशीट में डाटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है। तो इसमें जो डाटा ऑर्गेनाइज होता है वो रोस एवं कॉलम्स के द्वारा हो जाता है। जैसे ये कॉलम हो जाएंगे और ये रोज हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलिए अगले को देखते हैं। वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। तो इसमें जो एक्सटेंशन होता है वो डॉट होता है, DOC, ठीक है। .doc होता है, डॉक्यूमेंट जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो लिखा गया है। नेक्स्ट पे चलेंगे। DAC का संक्षिप्त रूप, इसका मतलब संक्षिप्त रूप ये दिया गया है, तो पूरा नाम बताना है। तो इसका पूरा नाम हो जाएगा डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे कौशल, इसके बारे में जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृद्धि के बारे में बताना है। किस परामर्श में परामर्श की भूमिका प्रधान होती है, ये बताना है। निर्देशात्मक है, अनिर्देशात्मक है, संग्रही है या उपयुक्त सभी हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो निर्देशात्मक परामर्श होता है यही सबसे प्रधान होती है। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। भावनाओं, अधिगम और अवप्रेरणा के संदर्भ में किस कथन क्या आप सहमत हैं, ये बताना है। चलिए ऑप्शन दिख रहा होगा आप लोग को, ठीक, देखने लगा होगा। तो इसका जो सही हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रेरणा और सीखने के साथ भावनाएं घनिष्ठ रूप से जुड़ी हैं, ठीक। ऑप्शन बी सही होगा। इसी के साथ अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, एक प्रभावी कक्षा में क्या होना चाहिए। ऑप्शन दिखने लगा होगा, कमेंट करके बताएंगे कौन सा सही हो जाएगा इसका।
तो इसमें जो सही हो जाएगा वो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। बच्चे अपने अधिगम को सुगम बनाने के लिए मार्गदर्शन एवं सहयोग हेतु शिक्षक से सहायता लेते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका सही होने के साथ अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न में कह रहा है कि विद्यार्थियों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना प्रतिबिंबित करता है। तो इसमें जो सही होगा वो फर्स्ट सही हो जाएगा। प्रेरणा के सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं जो होती हैं उन्हीं के लिए प्रतिबिंबित करता है। ऑप्शन फर्स्ट सही होगा। नेक्स्ट है शिक्षार्थी तब तक नहीं सीख सकते जब तक वे सीखने के लिए तैयार ना हो। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। ऐसे प्रश्न जो है आपके सीटेट के पेपर हो रहे हैं, सीटेट के पेपर में इसी तरह के प्रश्न जो है आ रहे हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चल रहे हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है मानवीय मूल्य जो प्रकृति में सार्वत्रिक हैं के विकास का अर्थ क्या होता है। तो 146 में जो सही होगा वो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, वो अंगीकृत है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न को देखते हैं। शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो शिक्षा का उद्देश्य जो हमारा है वो होना चाहिए, ऐसे प्रश्नों को आप लोग जो है पढ़े हैं तो समझ में तुरंत आ जाना चाहिए कि शिक्षा का उद्देश्य किस प्रकार का होना चाहिए। ऑप्शन को देखिए, फट से मार देना चाहिए। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना चाहिए। ठीक है, यही शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। नेक्स्ट पे चलेंगे। शिक्षा का मूल्य उद्देश्य क्या है। तो एक शिक्षा का मूल्य उद्देश्य जो है वो आपका मानव व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास कहीं भी हो तो यही शिक्षा का उद्देश्य होता है। हमेशा बताया जाता है, हमेशा मेरे द्वारा भी बताया जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इसका सही हो जाएगा। इसी के साथ 49 को देखते हैं। शिक्षण प्रक्रिया में किसका भली भांति ध्यान रखना चाहिए। तो अगर आप कहीं पे पढ़ा रहे हैं या शिक्षण कर रहे हैं तो वहाँ पे किस चीज़ का या किस बात का ध्यान रखना चाहिए सबसे अधिक, इसको बताना है। तो विद्यार्थियों की सक्रिय जो सहभागिता है इसको देखना चाहिए कि बच्चे पढ़ाई में बच्चों की रुचि है या नहीं है, उसी प्रकार से उनको पढ़ाना चाहिए। यदि उनका रुचि नहीं है तो वहाँ पे क्लास को या शिक्षण प्रक्रिया को नहीं करना चाहिए, अन्यथा वो शिक्षण प्रक्रिया फ्लॉप मानी जाएगी। ठीक, इसलिए ऑप्शन इसका फर्स्ट सही हो जाएगा ये। नेक्स्ट पे चलेंगे। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। किस तरह से वो शिक्षक जो है सामाजिक मूल्यों को विकसित कर दे सकता है ये बताना है। तो वो जो है आदर्श रूप से बर्ताव करके जो है विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ हमारा ये आज का प्रैक्टिस सेट यहीं पे समाप्त होता है। आप लोग ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए और आप लोग वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर लिया करें। ठीक है, और अपने दोस्तों को हमारे प्रैक्टिस सेट हल करने के लिए बताएं और वीडियो को शेयर करें, जिससे कि अधिक से अधिक आपके जो है सगे संबंधी इसका लाभ उठा सकें। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। बहुत बहुत धन्यवाद।